हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। चौथे चरण की वोटिंग संपन्न हो गई, लेकिन अभी 5वां, 6वां और 7वां चरण बाकी है, जो लोकसभा चुनाव के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। जैसे ही चौथा चरण खत्म हुआ, हर एक पार्टियों की नजर 5वें चरण पर टिक गई है। हर पार्टी के स्टार प्रचारक 5वें चरण के प्रचार में जुट गए हैं और अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करने में भी जुट गए हैं। लेकिन बीते चरणों के लिए हुई वोटिंग का इस वक्त देश की राजनीति पर क्या असर है और कैसा है चुनावी माहौल, आइए जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही मौजूदा हालात को भी टटोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां चौथे चरण का चुनावी जंग खूनी जंग में तब्दील हो गया, जिसकी सूचना दिल्ली में चुनाव आयोग तक पहुंच गई। जिस वक्त 8 सीटों के लिए वोटिंग के लिए लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीदी के गढ़ में चुपचाप कमल छाप का नारा बुलंद कर रहे थे। आत्मविश्वास से भरे पीएम मोदी इस जोड़ तोड़ में लगे थे कि चौथे चरण से ही 23 मई के परिणामों का हिसाब हो जाएगा। लेकिन फिर भी टीएमसी की पश्चिम बंगाल में जैसी पकड़ दिख रही है, उससे तो यही लगता है कि मोदी को बाकी के चरणों के संपन्न होने का भी इंतजार कर लेना चाहिए। एक तरफ सियासत गर्म हो रही थी, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बम, बंदूक और वोट का जबरदस्त मुकाबला दिखा। बात अगर बिहार की करें तो चौथे चरण के मतदान के ठीक एक दिन बाद मंगलवार को मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने एनडीए की संकल्प रैली को संबोधित कर माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 4 चरणों के चुनाव के बाद विरोधी चारों खाने चित हो चुके हैं। अब अगले चरणों में तय होना है कि इनकी हार कितनी बड़ी होगी और एनडीए की जीत कितनी भव्य होगी। पीएम के इस भाषण से एक बात तो जाहिर लगती है कि पीएम मोदी अगर 100% कॉन्फिडेंस के साथ 23 मई के अनुमान को जनता के सामने रखते हैं, तो उसके पीछे की वजह कहीं उन्होंने वोटर्स के मूड को नहीं पढ़ लिया, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं आ जाता। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी कम चुनावी माहौल तैयार करने में नहीं लगा। चौथे दौर के बाद देश का माहौल किसके पक्ष में जाता दिख रहा है, ये तो एक बड़ा सवाल है, जिसका आने वाले वक्त में जवाब खुद ब खुद सामने आ जाएगा। लेकिन राजनेता जगह जगह जाकर कुछ भविष्यवाणी करने में लगे हैं, जिसके मायने क्या हैं वो राजनेता ही समझा सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि 23 मई को एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ मिलकर बाजी को पलट देने का दम भरते हैं। ममता दीदी और बहन मायावती खुद को कम नहीं आंक रही और उम्मीदों के दम पर दिल्ली की सत्ता का ख्वाब देखने में लगी हैं। अब भविष्यवाणी सच होने से रही, ऐसे में बस इंतजार ही करना होगा कि इस चुनाव में कौन बाजी मारता है। चौथे चरण के मतदान के खत्म होने के बाद माहौल में कई बदलाव देखने को मिल रहा है, चाहे बात पीएम मोदी से संबंधित हो, चुनाव आयोग से जुड़ा हो, ईवीएम या फिर राहुल गांधी को लेकर हो। अब राहुल गांधी से जुड़े मामले को ही देख लीजिए। चौथे चरण के पहले उनकी नागरिकता को लेकर उठे सवाल पर भले ही विराम लग गया हो, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी इसे कांग्रेस के खिलाफ धारदार हथियार बनाने पर तुल गई है, क्योंकि चौथे चरण के खत्म होते ही फिर से बीजेपी राहुल की नागरिकता पर सवाल उठाने लगी है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से उनकी विदेशी नागरिकता के संबंध में सवाल का जवाब मांगा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की चिट्ठी गृह मंत्रालय को भेजी थी, जिसके बाद राहुल को मंत्रालय की तरफ से ये नोटिस भेजा गया, जिसका जवाब राहुल को 15 दिनों के अंदर ही देना होगा। स्वामी ने अपने पत्र में दावा किया है कि राहुल के पास ब्रिटिश नागरिक है। बीजेपी भले ही इस मुद्दे को भुनाती रहे, लेकिन कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। झट से स्वामी के इन आरोपों का खंडन करते हुए राहुल को जन्म से भारतीय बता दिया, और तो और ये भी कह दिया बीजेपी अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल की नागरिकता पर सवाल उठा रही है। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि 5वें चरण के मतदान तक इस मुद्दे पर भी खूब माहौल बनने वाला है। वैसे 5वें चरण के मतदान को लेकर माहौल बनाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन को फैसला लेना है और इस बात को मोदी के खिलाफ माहौल
माहौल बनाने पर तुली कांग्रेस कोर्ट तक पहुंच गई, जिसके बाद चुनाव आयोग जागा। अब बात करते हैं ईवीएम की, जिसे सरकार के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा हत्यापक कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि तीसरे चरण कर ईवीएम को लेकर जितना हो हल्ला जारी था उससे तो यही लगता है। वोटिंग के दौरान ईवीएम से जुड़ी खबरें गोवा से शुरू हुई। दक्षिण गोवा लोकसभा सीट पर ईवीएम में कोई भी बटन दबाने पर वोट भाजपा को जा रहा था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब माहौल बनाया गया। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर राजनीति हुई। बाद में चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा था कि इस तरह के आरोप पूरी तरह झूठे और गुमराह करने वाले हैं। ये आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत है। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम राग दोहराते हुए ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया कि पूरे भारत में ईवीएम या तो गड़बड़ है या फिर ईवीएम बीजेपी के पक्ष में वोट डाल रही है। इस पर भी आयोग ने बयान जारी कर तुरंत इन आरोपों का खंडन किया और इसे निराधार बताया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने भी खराब ईवीएम का मुद्दा उठाकर माहौल बनाना चाहा। नायडू ने दावा किया था कि आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य में 4,583 ईवीएम अटक गई और ये एक बड़ा संकट था। मैंने ऐसा असंवेदनशील, अवास्तविक, गैर जिम्मेदार और बेकार चुनाव आयोग कभी नहीं देखा। आपने लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। चुनाव आयोग भाजपा के शाखा कार्यालय में बदल गया है। वहीं यूपी के रामपुर में सपा प्रत्याशी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने आरोप लगाया था कि आजम को बड़ी जीत मिलने वाली है और इसी वजह से यहां ईवीएम के साथ गड़बड़ी की जा रही है। वो बात अलग है कि चौथे चरण के चुनाव के बीत जाने के बाद भी किसी ने ईवीएम को लेकर चूं तक नहीं की, लेकिन तीसरे चरण के तुरंत बाद एक जनसभा में पीएम ने विशेष तौर पर कहा कि तीसरे चरण के बाद विरोधियों ने फिर ईवीएम का मुद्दा बना लिया है। ये इनकी हार का सबूत है। पीएम मोदी ने ये कहकर विपक्ष के ईवीएम वाले वार को नाकाम करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से ईवीएम के नाम पर माहौल गर्म हो जाता है उससे तो ऐसा ही लगता है कि पांचवें चरण तक विपक्ष एक आध बार तो इस मुद्दे को उठा ही देगा। चौथे चरण तक यहाँ का चुनावी माहौल उफान पर था और पांचवें चरण के आते आते ये उफान अपने चरण सीमा को पार कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेताओं में अपने आप को विरोधियों से अधिक बेहतर सिद्ध करने की होड़ में लगे हैं। आपको बता दें कि 4 चरणों की वोटिंग के बाद देश का करीब 70% हिस्सा अपने मत देने के अधिकार का इस्तेमाल कर चुका है और अब तक 373 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। चौथे चरण में 62.5% वोटिंग हुई है। कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, कौन होगा देश का अगला पीएम, ये 23 मई को पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन 4 चरणों की वोटिंग के दौरान और उसके बाद जिस तरह से पार्टियां माहौल बनाने में लगी हैं, उससे तो यही लगता है कि राजनीतिक घमासान चुनाव खत्म होने के बाद ही थमेगा। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।